सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो नए सप्ताह की स्टार्ट करेंगे पूरे जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह आप लोगों के अंदर बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक काम को आप लोग जोश के साथ में करते हो और एक काम आप लोगों को वैसे ही ठंडे ठंडे मिजाज में करते हो, टाइम उतना ही लगेगा, बल्कि ठंडे ठंडे मिजाज में टाइम और ज्यादा लगेगा, पर लेकिन जैसा रिजल्ट आप लोगों को चाहिए वैसा रिजल्ट कतई नहीं आने वाला है। तो कोशिश ये करनी है कि हमेशा अपने काम को इस तरीके से करो ताकि रिजल्ट भी अच्छा आए। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है। तो आज 21 मार्च शानदार तरीके से आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और आज का डिस्कशन बहुत ही उम्दा रहने वाला है। अब तो हिंदू न्यूज़पेपर ने भी एक काम करना स्टार्ट कर दिया है। पहले ये क्या करता था, ये नॉर्मली जैसे आप लोगों को एडिटोरियल देता था, ठीक है, तो एडिटोरियल के बाद में नहीं, ये बिल्कुल एंड में जाकर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेपर देता था। पर लेकिन आज जो मैंने देखा, एडिटोरियल के जस्ट बाद में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेपर दे दिया है। यानी कि ये और इसके ऊपर फोकस कर रहा है और इसको एग्जाम ओरिएंटेड बना रहा है। एग्जाम ओरिएंटेड इसको इसलिए लेकर चला है क्योंकि चाहता है कि स्टूडेंट जो है इस चीज पर फोकस देना स्टार्ट करें। तो आज आर्टिकल है, काफी शानदार आर्टिकल हम लोग देखेंगे इसके अंदर, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है और पिछले टाइम से बहुत ज्यादा न्यूज में भी है। तो एडिटोरियल भी कवर करूंगा सारे, एक एक कर जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आप लोग हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पोर्शन सारा कवर करूंगा। इसी के साथ में आप लोगों का न्यूज एनालिसिस भी पूरा कवर करूंगा और 2 क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा जो कि आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। रेगुलरली 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं मैं टेलीग्राम पर, उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करो। यहीं पर ही आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाती है, सारे जो भी लेक्चर लेता हूं पूरा लेक्चर जब कंप्लीट कर लूंगा इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है। और आप लोग जाकर यहां पर आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसी के साथ में आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अब की बार अगर बात करें, होली चल रही थी जैसे, इसलिए मैंने आप लोगों को जो वीकेंड में ऐसे वगैरह और जो आप लोगों को नॉर्मली जो ये एथिक्स का पोर्शन देता था वो मैंने जानबूझकर नहीं दिया। मुझे लगा थोड़ा सा रिलैक्स कर लोगे, पर आज से आप लोगों की सारी चीजें जो हैं जैसे चल रही थी वैसे ही स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छे से अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चलिए, टाइम काफी कम बचा हुआ है, चीजों को जितने अच्छे से करोगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और बाकी यहां पर आर्टिकल पोस्ट करता हूं, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, जो कि आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छे लेवल पर लेकर चलेगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कोटेशन के बारे में। बोला गया बहुत समय पड़ा है, हर एक इंसान को लगता है बहुत सारा समय पड़ा है, बस यही वहम सबसे बड़ा है। यानी कि यही हमारे अंदर वहम रहता है। हम लोग बोलते हैं कि यार अब ना अभी 2 महीने पड़े हुए हैं, अभी ना 3 महीने पड़े हुए हैं, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बोलते हैं 1 साल पड़ा हुआ है। पर लेकिन आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा ना चीज को, ये टाइम चुटकियों में निकल जाता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो कोशिश हमेशा ये करनी है कि आप लोगों को हमेशा अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना है। जिंदगी में किसी चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर देनी है तो यार वो है टाइम। अगर टाइम को आप लोग ढंग से लेकर चलोगे तो सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से चलेगी। पर लेकिन अगर टाइम के साथ खिलवाड़ करोगे ना भाई साहब, वो ऐसा खिलवाड़ करेगा, ऐसा खिलवाड़ करेगा कि जिंदगी भर आप लोग उसकी पटकी से बच नहीं पाओगे। तो कभी भी टाइम के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो प्यारा डिस्कशन रहेगा, एक एक पॉइंट जो है वो डिटेल में डिस्कस करूंगा। पर लेकिन स्टार्ट करेंगे आज की एक इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ में। इंटरेस्टिंग न्यूज क्या है यहाँ पर, देखिए जब इंसान के सर पर आकर पड़ती है ना तब उसको समझ में आती है, ठीक है। उससे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इंडिया को खूब क्रिटिसाइज कर रहे थे, इंडिया ये इंडिया वो। पर लेकिन अब इनकी जो सर पर खतरा आ गया तो अब यहाँ पर इनको इंडिया याद आ रहा है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल आज के फ्रंट पेज पर है द हिंदू के अंदर में। अभी क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इनको बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है इनके खिलाफ 25 मार्च को, यानी कि आज 21 मार्च है, 4 दिन बाद। तो यहाँ पे क्या होगा पता चलेगा कि यहाँ पर इनकी पार्टी जो है वो रुकने वाली है या फिर इनकी गवर्नमेंट जो है वो गिरने वाली है। तो इसके चलते इनके द्वारा बोला गया कि मैं आज भारत को सलाम करता हूं, यह हमेशा एक स्वतंत्र विदेश नीति रखता है। यानी कि हमारा देश जो है, अभी आप लोग देखो इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी मैं आप लोगों से कवर करूंगा। सारी दुनिया ने जोर लगा लिया कि रशिया के खिलाफ जाकर वोट कर दो, हम लोगों ने रशिया के खिलाफ जाकर वोट ही नहीं की। तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोला है इमरान खान कि ये देखो इंडिया, मतलब सब जोर लगा रहे हैं उसको रशिया के खिलाफ वोट कर दो, वोट ही नहीं कर रहा है, और वो रशिया से तेल भी खरीद रहा है, उसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, ठीक है। पर लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं और सब हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा अच्छे तो मतलब इंडिया की पॉलिसी है। तो यहां पर भी मतलब इंडिया का नाम लेकर यहां पर बातें की जा रही है। तो ये काफी एक आप लोग देख सकते हैं यार, कोई भी देश ना अगर ढंग से एक डेमोक्रेटिक वे में काम करके चलेगा तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। ये इंसान बनाया भी आर्मी का गया था, आप लोगों ने देखा होगा इनकी एक वाइफ है जो पाकिस्तान से बाहर रहती है, उनके द्वारा कमेंट भी किया गया था। यानी कि ये इंसान जो है अपने पैरों पर खड़ा होकर ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, इसको आर्मी के द्वारा बनाया गया है।
तो यार दूसरों के कंधों पर अगर आप लोग हाथ रखकर बस चल सकते हो, अगर दौड़ना है ना अपने पैरों पर ही दौड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर सामने वाला जब भी अपने हाथ खींच लेगा तुरंत नीचे पड़ोगे मुंह के बल। तो वही यहाँ पर अभी पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिलने वाली है। तो इसके ऊपर भी हो सकता है 1-2 दिन में आर्टिकल आए, क्योंकि कमेंट इनके द्वारा ऐसा कर दिया है इंडिया को रेफरेंस में लेकर, तो इसके ऊपर आर्टिकल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बातें बाद में हम लोग समझेंगे जो भी है, पहले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए इसको। पे नाउ एक यूपीआई ऐप है, ये बिलोंग करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी कि पे नाउ काफी ज्यादा न्यूज में था अभी, आप लोगों को बताना कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करता है। यूपीएससी में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आप लोगों ने छोटे छोटे क्वेश्चन देखे होंगे जो इस तरीके के होते हैं, तो उनको आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से करिए कि वो कम से कम न छूटे, क्योंकि देखिए फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पूछ लिया प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है किस आर्टिकल से आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे आप लोगों से छूट गए तो आप लोग पीछे छूट जाओगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को लापरवाही में नहीं रहना है। ठीक है, तो सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया या फिर ताइवान, ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बताना है। ठीक है, एक और यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज में था, बेसिकली बात की जा रही है 38 पैरेलल के बारे में। तो ये कंट्री किस किस को यहाँ पर डिवाइड करती है, तो 2 कंट्री काफी ज्यादा न्यूज में थी, यूएसए, मैक्सिको, इसी के साथ में साउथ, और इसी के साथ में वो सूडान और साउथ सूडान, वियतनाम या फिर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो आसान से सिंपल सा क्वेश्चन है, तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को हो गया, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डे भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि एडिटोरियल भी है उसके बारे में, तो ये अच्छे से कवर करूंगा। और फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पे हम लोग देखेंगे। ये दोनों आर्टिकल, ये वाला और ये वाला, यूक्रेन के बारे में है। हल्का सा आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में कि मुद्दा क्या है अभी यहाँ पर। इनमें बेसिकली इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है दबाकर, उन्हें कहते हैं दबाकर, किस तरीके से उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो वोट डालने के लिए तैयार ही नहीं है यूक्रेन के सपोर्ट में। ठीक है, समझेंगे पूरा मुद्दा। ये वाला आर्टिकल बांग्लादेश के अंदर में जो इंडस्ट्री बढ़ रही है कपड़े का, हमारे देश के अंदर क्या दिक्कत है, तो एक अच्छा आर्टिकल बन सकता है आप लोगों के लिए, जिसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर अपने माइंड में नहीं रखना है। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कोविड-19 का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर, इग्नोर कर दो, बहुत ज्यादा आप लोग ऑलरेडी देख चुके, कोई मतलब नहीं बनता है टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, इसी के साथ में जब आप लोग साइड में आओगे, ये जो आर्टिकल है ये हिजाब के ऊपर है। वीडियो के एंड में अगर टाइम बचेगा तो आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करा दूंगा हिजाब के मुद्दे को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कई दिनों से कई सारे आर्टिकल आ चुके हैं। मैंने बोला था इसको डिस्कस कर लेंगे संडे में, पर लेकिन टाइम नहीं मिला, तो आज अगर टाइम मिलेगा तो जरूर कवर कर लेंगे। टेंशन मत लेना, छूटेगा कुछ नहीं, बस ये है कि रिपीटेडली आर्टिकल आते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे आर्टिकल को कंबाइन कर एक बार डिस्कस कर लें। ठीक है, तो एक बार आप लोग को ओवरव्यू दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो मैंने कल शाम वीडियो के अंदर आप लोगों से डिस्कस किया था नैनो मैगजीन के, तो यहां पर अभी ये एडिटोरियल की फॉर्म में आ गया है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड के साथ में डिस्कस करूंगा। एक उम्दा आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होगा। ठीक है, देखिए कोई भी पॉइंट जो है ना, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको आप लोग नोट डाउन भी कर लिया करो। अगर आप लोगों को लगता है ना कि हाँ यार ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने कभी सुना नहीं, उसको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, तो उसके लिए आप लोग कॉपी और पेन भी लेकर बैठा करो। ठीक है, तो इससे आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि जब मैं क्लास किया करता था मैं हमेशा पेन और कॉपी लेकर बैठा करता था। ठीक है, चाहे टीचर बोले लिखना है नहीं लिखना है, मुझे लगता था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो टीचर डिक्टेट कर रहा है वो एक अलग बात होती थी क्लास में, पर लेकिन खुद से भी अपने नोट्स आप लोग बनाते रहो, क्योंकि देखिए आज आप लोगों ने लेक्चर सुनना स्टार्ट किया है, हो सकता है आप आज ही किया है, बहुत सारे बच्चे बहुत पुराने से कर रहे हैं, हो सकता है कई सारे पॉइंट ऐसे हो जो मान लो मैं कि आप लोगों को बोलकर निकल जाऊं। ठीक है, आप लोगों को अगर वो नोट लगे कि यार ये तो पहली बार सुना है, यार ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, तो आप लोगों के लिए खासकर जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी करें, तो नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहा करो, ये आप लोगों को रिवीजन करने में भी हेल्प करेंगे काफी ज्यादा। और जो ये पीडीएफ ये तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ, ये रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है, और जब आप लोग महीने के एंड में बैठोगे ना, तो आप लोगों के पास में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहेगा जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर में, तो इसको डाउनलोड कर आप लोग अपने नोट्स भी अपडेट कर सकते हो, पहली बात। दूसरा, आप लोग खुद से इसमें से कुछ चीजें नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या रहता है, ये आप लोगों के पास में एक जिस्ट मिल जाता है। पर लेकिन अगर आप लोगों के पास में पीडीएफ नहीं होगी मंथ के एंड में, तो फिर आप लोग सोचिए कि आप लोगों के सर पर एक ऐसा बोझ हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कहां से क्या कवर करना है। ठीक है, तो पीडीएफ इसीलिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। सबसे ज्यादा मेहनत ना यार सुबह उठकर जो लगती है वो पीपीटी बनाने में लगती है। ठीक है, वरना न्यूज़पेपर कवर करने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, पीपीटी बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, और वो इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है वो एक अच्छे लेवल पर चलती रहे। तो इसको आप लोग थोड़ा सा सहज कर इसको यूज कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल जाती है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। ये वाला जो आर्टिकल है ये तेलंगाना के बारे में है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पर बता देता हूं क्या है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीआरएस बोलते हैं।
तो टीआरएस ने अभी यहां पर ये बोला है कि लगभग 80,000 के करीब ये पोस्ट जो है वैकेंसी खाली है, उसमें आने वाले टाइम में पोस्ट भरेंगे गवर्नमेंट के 27 डिपार्टमेंट के अंदर। तो कांग्रेचुलेशंस, ये अच्छी बात यहां पर बोली गई है, इस तरीके से पब्लिकली आकर बोल दी गई है। और ये भी बोला है कि ट्रांसपेरेंट मैनर में इनको भरा जाएगा, यानी कि कोई भी भाई भतीजावाद यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो इसके चलते आने वाले टाइम में देखते हैं क्या क्या फायदा होता है। और यहां पर यही बात इनके द्वारा बोली गई कि अभी यहां पर जो ये अनाउंस किया गया है इन वैकेंसीज का, ये काफी बड़ी बात है। ये वैकेंसीज अनाउंस कर दिए, अब कितने अच्छे से इनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है और कितनी जल्दी इनको भरा जा रहा है, तो वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो अलग अलग राज्य कई सारे स्टेप उठा रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा, कई सारे राज्य ने कोविड-19 के चलते छूट भी दे दी है 2-2 साल की, 3-3 साल की, ताकि जो गवर्नमेंट जॉब जिसकी अभी चली गई है, बेसिकली एज निकल गई है कोविड-19 के चलते, वो इंपैक्ट देखने को न मिले। यूपीएससी कई सारे बच्चे जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं, पर लेकिन अब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, वो एक अलग बात है। पर हाँ, ये इसके बारे में सोचा जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर आज का डेटा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एसएलवी पीडिया वाले टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, इसको तो आप लोग जरूर अपने पास में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, अगर आप लोग इसको देखेंगे यहाँ पर, अगर लिखने के लिए कुछ आ जाता है, जैसे वॉलेट आप लोग यूज करते हैं, पेटीएम वगैरह, ये सारी चीजें हमारे देश में कहां कहां पर कितना इसकी जो एरिया बढ़ा है और दूसरी दुनिया में कहां कहां कौन कौन इसको यूज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो यहां पर बताया गया है। तो ये काफी सारी चीजें अभी यहां पर जो प्रस्तुत की जा रही है। तो पेंडेमिक के चलते यहां पर अभी इंडिया के अंदर में कैसे हम लोगों ने डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया गया। तो बोला गया है यहां पर कि 70% ऑफ पॉइंट ऑफ सेल जो है यहां पर, अगर बात करें ट्रांजेक्शन के थ्रू, जहां पर आप लोग एक तरीके से ना कैश से दूर हटकर आप लोग चीजों को यूज करते हैं, तो काफी लार्ज स्केल पर अभी यहां पर बढ़ती हुई नजर आई है। तो अगर कंपेयर करें तो चाइना के साथ में भी कंपेयर करके दिखाया गया। तो सारा डेटा एक दिखाता हूं जूम करके। अगर आप लोग बात करेंगे कैश के थ्रू 71% था 2019 में, 2020 में 34% हो गया और 2021 में थोड़ा सा और बढ़ गया, यहां पर इनके 37% हो गया। यानी कि जो कैश सबसे ज्यादा यूज करते थे वो लगभग आप लोग 30s के फेर में आप लोग अब देख सकते हैं अपने देश में। डिजिटल मोबाइल वॉलेट जो है वो यहां पर आप लोग देखोगे ये 22% था, अब यहां पर 25% बढ़ गया, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। तो इससे क्या होगा, मतलब आने वाले टाइम में डिजिटली चीजें यूज की जा रही है, तो घपले होने के चांसेस भी कम रहते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो होता है ना ऑनलाइन होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की जो संख्या है वो भी बढ़ गई है, थोड़ी सी लोगों ने अच्छा यूज करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी डेबिट कार्ड जो है उसकी कहानी खराब हो गई है, उसको यूज करना बंद कर दिया है। और यहां पर बात की जा रही है बाय नाउ और पे लेटर, ये वाली चीजें तो खत्म ही हो गई लगभग, और अदर इश्यूज। तो ये यहां पर एक तो ये वाला एनालिसिस हो गया, यानी कि क्या क्या यूज कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या यूज किया जा रहा है, कैश, डिजिटल मोबाइल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, तो नॉर्मली मैं अगर इसके बारे में नहीं पढ़ा होता तो मुझे लगता था मैंने कहा डेबिट कार्ड ज्यादा यूज कर रहे होंगे यार। ठीक है, पर लेकिन अभी अगर आप लोग यहां पर देखें तो ऐसी बात नहीं है कि डेबिट कार्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं और यहां पर क्रेडिट कार्ड जो है वो कम यूज हो रहे हैं। ठीक है, वॉलेट या कम यूज हो रहा है। तो हालांकि दोनों में एक ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी एक अंदाजा आप लोग रखेगा। 2021 का डेटा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब इंडिया के कंपेयर में अगर दूसरे देश में देखोगे, जैसे ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, साउथ अफ्रीका, इसी के साथ में यूएसए और इंडिया, तो सब में अगर आप लोग देखोगे तो कैश जो है यहाँ पर जो जर्मनी के अंदर काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जा रहा है और हमारे देश के अंदर काफी लार्ज स्केल पर, और रशिया में भी कैश काफी चल रहा है और साउथ अफ्रीका में। पर लेकिन अगर यूएसए में आओगे तो ओनली 11% लोग जो है वो कैश यूज करते हैं। यानी कि यूएसए के अंदर अगर आप लोग घूमने जाते हो तो कैश काफी लोग यूज करते हैं, वहां पर मैक्सिमम डिजिटली पेमेंट करते हैं। और यहां पर अगर बात करेंगे इसी के साथ में चाइना के अंदर भी यही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाइना में तो और भी डाउन हो गया है। ठीक है, 40% लोग जो है यहाँ पर, बहुत बड़ा एरिया हो गया, 40% लोग जो हैं वो डिजिटल ये वॉलेट वगैरह ये इस तरीके की चीजें आप लोगों को यूज करते हुए नजर आएंगे, क्रेडिट कार्ड वगैरह, मतलब एक तरीके से। ठीक है, यानी कि कैश नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये एक डेटा पॉइंट है, प्रोवाइड करा दूंगा, शांति से बैठकर इसको एक बार देख लेना और इसको अच्छे से आप लोग थोड़ा सा निहारना। ठीक है, बाकी यहाँ पर बात करें डिजिटल पेमेंट में क्या क्या यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, तो ये बातें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो ये आप लोग देखते हैं कि अभी सितंबर 2021 में सबसे ज्यादा यहाँ पर अभी आप लोगों को ये डेटा देखने को मिला। तो लगभग 200% जो है 2018 से लेके 21 तक यहाँ पर बढ़ गई हैं चीजें, यानी कि लोग जो है डिजिटली पेमेंट काफी ज्यादा कर रहे हैं। अगर कैश के बारे में बात करें, सर्कुलर पीक पे अगर बात करें, तो यहाँ पर इंडिया, रशिया, ये आप लोगों को मैंने बोला था ना टॉप पर चल रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बाकी यहाँ पर यूएसए के अंदर देखो और यहाँ पर साउथ अफ्रीका और ब्राजील ये दिखाए गए। तो ये अलग अलग दिखाया गया कैश जो है परसेंटेज की फॉर्म में, जितनी जीडीपी है उसके हिसाब से कितना कैश है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा जीडीपी के हिसाब से कैश जो है वो हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि जितनी हमारी जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर जितना हम लोग आज के डेट में गुड्स और सर्विस बनाते हैं, उसका जितना प्रतिशत भाग है वो सबसे ज्यादा हमारे देश में कैश में है। क्योंकि लोगों को फील लेनी ज्यादा पसंद है, अपने हाथ में पैसा होना चाहिए, अपना कोई प्रोडक्ट खरीदे तो टच करके देख ले, धोखाधड़ी तो नहीं चल रही है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। पूरा का पूरा ये डेटा पॉइंट का जो स्क्रीनशॉट है ये वाला, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, अपने पास में रख लेना इसको, ताकि रिवीजन करने में भी आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ओके,
अब जो आगे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, यहां पर कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। अच्छा चलिए आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं। ये जो बेसिकली यहां पर आर्टिकल दे रखा है, ये दो जगह दे रखा है। एक तो इसके बारे में यहां पर थोड़ा सा क्विज दे रखा है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पे, और एक एडिटोरियल वाले पेज पर यहां पर ये पूरा आर्टिकल कवर कर रखा है। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर ये क्यों कवर कर रखा है, क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता है आज ही यानी कि 21 मार्च के दिन हम लोग जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो यहां पर एंजॉय कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी रिसेंटली अभी न्यूज भी आप लोगों ने देखी होगी, तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का टॉपिक हो जा रहा है। ये चाहे आंसर राइटिंग की बात कर लो, चाहे आप लोग यहां पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो। सबसे पहले तो 21 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसकी थीम भी मैंने शाम को आप लोगों को बता दी थी ऑलरेडी, पर यहां पर काफी एडवांस चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, एडिटोरियल वाली चीजें जो कंप्लीटली एक अच्छा बेहतरीन आर्टिकल आप लोगों के लिए बनाएंगी। बोला जा रहा है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, तो यानी कि फॉरेस्ट भी होना चाहिए और यहां पर सस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजप्शन भी होना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरी जो पृथ्वी है उसके पीछे पड़े हुए हैं, पेड़ काट काट के वहां पर खेत बना दिया, तो या फिर हम लोगों ने फैक्ट्री लगा दी, या फिर हम लोगों ने बांध बना दिया, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इसकी वजह से एक बैलेंस बिगड़ जाता है। नॉर्मली साइंटिफिकली ये बोला गया कम से कम 33% जो एरिया है ना पृथ्वी का, उसके ऊपर जंगल होने चाहिए, पर लेकिन आज की डेट में वो चीजें देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से दिक्कत निकल कर आती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे ये बात। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने पेड़ काट दिए और फिर बोलते हैं पेड़ लगा दो। क्या आप लोगों को लगता है पेड़ काटने के बाद में वहां से और कहीं और जाकर हम लोग बोले पेड़ लगा देते हैं, वहां जंगल क्रिएट हो जाएगा? उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल खेल रहा है। अब ये चीजें आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बताता हुआ चलूंगा, ध्यान रखिएगा। ये एक शानदार लाइन है, ये शाम जो मैंने डिस्कस किया था डे, उसमें ये नहीं थी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल से मैंने अभी आप लोगों के लिए उठाई है। बोला गया कि देयर इज ए रूल ऑफ, एक तरीके से एक रूल के बारे में बात की जा रही है जो कि पेड़ लगाने से रिलेटेड है। बोला गया देयर इज ए रूल ऑफ थंब इन द ट्री प्लांटेशन, जो ट्री प्लांट किया जाता है, ट्री प्लांटिंग वर्ल्ड, उसमें क्या बोला गया, वन शुड प्लांट द राइट ट्री इन द राइट प्लेस एंड सम एट फॉर द राइट रीजन। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि हमको बोला गया कि हम क्या करते हैं जहां पर पेड़ लगाना है। ठीक है, एक पेड़ कहीं पर लगाया जा रहा है तो बोला जा रहा है वन शुड प्लांट द राइट ट्री इन द राइट प्लेस, यानी कि जहां पर पेड़ लगाना है वहीं पर ही वो पेड़ लगाना है। उस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग को पेड़ लगाना है। अगर पेड़ लगाना है तो हम लोग को उसके आसपास वाले एरिया के बारे में पढ़ लेना चाहिए। यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ पर पानी यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, उसके बाद में हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई भी पेड़ लगा दो और वो पेड़ वहां पर हो जाएगा, और अगर हो भी गया इसकी क्या गारंटी है कि वो वहां की लोकल जो भी यहां पर प्रजाति है पेड़ पौधे की, उनको वो जिंदा रहने देगा? क्या पता उनकी जिंदगी खराब कर दे वो। तो ये चीजें बोली गई है। तो इसीलिए बोला गया कि यहां पर सारी चीजें ध्यान रखनी है कि राइट पेड़, राइट प्लेस और राइट रीजन। तो ये रीजनिंग आप लोगों को देखनी पड़ेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर हो जाती है अगर फॉरेस्ट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी की बड़ी एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है। बोला गया कि अगर हम लोग आज के डेट में अपनी नीड के हिसाब से चलें, यानी कि जो हमारी जरूरतें हैं, उसको भी कोटेशन को मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है, देख लेना, कि अगर हम लोग नीड के हिसाब से चलते हैं तो ये पृथ्वी हमारे लिए काफी है, पर लेकिन ग्रीड के हिसाब से चलते हैं, लालच के हिसाब से, तो ये पृथ्वी हमारे लिए काफी कम है। तो ये बोला गया यानी कि नीड के हिसाब से हम लोग काम करना चाहिए, ना कि अपनी ग्रीड, अपने लालच के हिसाब से। तो ये बातें बोली गई, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कोटेशन बनती है महात्मा गांधी जी की जब भी फॉरेस्ट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप लोग कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन सकते हैं और उसको आप लोग अच्छे से यहां पर समझ भी पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर अगर बात करूं मैं आप लोगों से, ये ऐसे पॉइंट है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है फॉरेस्ट के बारे में? तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए, अगर पूछ ले कोई आप लोगों से कि फॉरेस्ट जो है भाई साहब ये बता दो कि रखा कहां पे गया है, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। कहां पे आती है? 7वें शेड्यूल में आती है। 3 लिस्ट होती है, केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची यानी कि तीसरी लिस्ट में इसको रखा गया है। मतलब क्या हो गया, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है मिलकर काम यहां पर कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहां पर, यानी कि कोई एक नहीं करेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे यहां पर फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। क्या स्टार्टिंग से ही ये यहीं पर था? नहीं, ये और इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। हमारे द्वारा 42वां संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में, तो इसके चलते फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड जो एनिमल और बर्ड्स हैं यहां पर, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। पहले राज्य यानी कि हमारी कंट्री में जो स्टेट है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनका दायित्व था, पर लेकिन अब उनका दायित्व अकेलों का नहीं रहा यहां पर, अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिलकर काम करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 51वां जो आर्टिकल है संविधान के अंदर जो ऐड किया गया था, ये भी जो कि यहां पर 51A के अंदर जो जी है वो यहां पर बात करता है कि फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि मेरी भी ड्यूटी है, आप लोगों की भी ड्यूटी है कि पेड़ लगाओ, ठीक है, अपने आसपास के एरिया को सुरक्षित रखो, अपनी जो वाइल्ड लाइफ जो है उसको सुरक्षित रखो, नेचुरल इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखो। तो ये हम दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ये खुद आर्टिकल जो 51A में बोला गया हमारी ड्यूटी है यहां पर ये। तो जैसे मैं बोलता हूं ना, आप लोग पेड़ लगाया करो, तो पेड़ लगाओ जब भी आप लोग कोशिश करो कि थोड़ा से दिन उसका ध्यान भी रखो, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोग ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर मुझको टैग भी कर सकते हैं कि सर हमने ये पेड़ लगाया, जो मैं आप लोगों को बेसिकली दूसरों के साथ भी शेयर करूंगा। इससे क्या होगा, और अच्छे लोग जो है और ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ठीक है। आप लोग लिखते हैं हैशटैग SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री, तो मैंने आप लोगों को पहले बोला था। और जैसे जैसे भी बारिश का मौसम आएगा, अभी आप लोगों को जैसे मानसून आता हुआ नजर आएगा अभी 2-3 महीने बाद, जून के महीने से, तो शानदार तरीके से पेड़ लगा सकते हैं आप लोग, वो हाथों हाथ हो जाते हैं, ठीक है। एक मौसम ऐसा रहता है, ये बात मतलब दादाजी बेसिकली लगाया करते थे पेड़, तो उनसे मुझे पता चली थी कि मतलब इस तरीके से उनके हाथ में ऐसा लगता है जादू है, जहां पर पेड़ लगा दे भाई साहब वो ऐसा नहीं होता था कि वो पेड़ होना। तो इस तरीके से बुजुर्ग लोग होते थे, वो जानते थे इन चीजों को। पर आज की डेट की यंग जनरेशन है ना, इन चीजों से दूर हट रही है, तो हम लोग को काम करना चाहिए। आर्टिकल 48A जो है ये DPSP के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है कि हम लोग पेड़ लगाएं। साथ ही साथ में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसे तरीके से काम करें ताकि पेड़ को और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उसको, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जनता भी और गवर्नमेंट भी, दोनों को मिलकर काम करना है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। तो हो गया ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये कहीं भी लिखने के लिए आए इनको याद रखिएगा। और खासकर ये आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात करते हैं यहां पर क्या की जा रही है। अब समझते हैं आर्टिकल जो है, राइटर जो है आर्टिकल में थोड़ा सा गवर्नमेंट को एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म तो हम लोग देखेंगे, वो जब आप लोग सजेशन लिखते हैं ना उसमें वो इंपॉर्टेंट यूज हो जाता है। साथ ही साथ में हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि फिलहाल टाइम पर जो आज के डेट में काम चल रहा है उसको क्या गवर्नमेंट सही तरीके से लेकर चल रही है, क्या वो वही दिख रहा है जो हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है, समझते हैं। सेंट्रल, अभी यहां पर बात करते हैं एक पर्टिकुलर, बेसिकली बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यहां पर एक नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, इसके बारे में भी बात करूंगा, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की कवर हो जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें। इस बोर्ड में यहां पर ये बोला गया कि 19,000 करोड़ रुपए जो है वो यहां पर दिए गए प्लांट करने के लिए पेड़। एफोरेस्टेशन बोलते हैं पेड़ को लगाना, ये तो एफोरेस्टेशन आप लोगों को लिखा मिलेगा, पेड़ काटने का मतलब है डिफोरेस्टेशन, ये फिर प्लांटिंग ट्री लिख देते हैं, ठीक है। तो एफोरेस्टेशन याद रखेगा पेड़ लगाना, और डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ काटना, ठीक है, दोनों शब्द याद रखने आप लोग को। ये छोटी छोटी सी बातें कई बार नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप लोगों का मतलब कई बार पूछ लेते हैं, कई सारे एग्जाम्स में, एनडीए सीडीएस में भी कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये एंटोनिम सिनोनिम्स वाले, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है कि 13 मेजर रिवर, जो बड़ी बड़ी 13 रिवर हैं, उनके आसपास में यहां पर पेड़ लगाए जाएंगे ताकि उनको भी रिजोनेट किया जा सके। पेड़ों का और जो नदियों का वो एक बड़ा ही प्यारा सा संबंध रहता है। पुराने टाइम पर अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर हिस्ट्री में भी थोड़ा पढ़ा होगा, तो पहले टाइम पर जो लोग थे ना वो नदी के किनारे जाकर बसा करते थे। अगर आप लोगों को ऋतिक रोशन की मूवी याद आ रही हो, जो मोहनजोदारो करके मूवी थी, ठीक है, तो उस मूवी में दिखाया गया ऋतिक रोशन जो पूरे उसको नहीं वहां से बचाकर लेकर आता है, तो फिर से एक दूसरी नदी के किनारे जाकर वो रहने लगते हैं और बोलते हैं इसका नाम क्या होगा, तो गंगा रिवर, एंड वाले सीन की बात कर रहा हूं बिल्कुल। तो वो वाली बात है वहां पर, तो नदियों के किनारे लोग बसा करते थे क्योंकि खाने पीने की उनकी पूर्ति हो जाती थी, वहां पर पेड़ पौधे लगा सकते थे, एक तरीके से अपनी चीजें, पानी की रिक्वायरमेंट उनकी कंप्लीट हो जाती थी, तो उस तरीके से। ओके, अभी यहां पर अगर बात करते हैं फॉरेस्ट कवर जो है, वो बोला गया है कि ये पैसा खर्च करने के बाद में 7,417 जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वहां पर, उसको ये पेड़ से कवर कर पाएंगे। तो क्या यहां पर बोला गया कि विल सच ए प्रोजेक्ट रियली इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, क्या ऐसा जो एरिया है वो सच में ही फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरा बोला गया है कि जो इस तरीके से, एंड कैन फॉरेस्ट बी क्रिएटेड थ्रू एफोरेस्टेशन, क्या हम लोग एक जंगल क्रिएट कर सकते हैं फॉरेस्टेशन के थ्रू। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए यहाँ पर, जो कि आप लोगों के माइंड में भी आने चाहिए कि अच्छा पेड़ काट लें, यहाँ पर हम लोगों ने एक कुछ और लगा दिया, रोड बना ली, क्या कहीं और हम लोग फॉरेस्ट कवर कर सकते हैं। तो ये समझाने की कोशिश ये की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए काफी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। आप लोग देखोगे जहां पर फॉरेस्ट होगा वहां पर बर्ड्स होंगी, मैमल्स होंगे, यानी कि इंसेक्ट्स होंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, पानी उस लेवल एक अलग लेवल का होगा, वहां पर सोइल की क्वालिटी अलग होगी, वहां का इन्वायरमेंट अलग होगा। कई सारे फैक्टर ऐसे होते हैं, जब कोई फॉरेस्ट बनता है ना, तो वहां पर किसी एक चीज से नहीं बनता कि भाई साहब पेड़ लगा दिया और फॉरेस्ट क्रिएट हो गई। फॉरेस्ट को बनने में कई सौ साल लग जाते हैं, एक प्रॉपर फॉरेस्ट बनने में, जो सही फॉरेस्ट होता है। तो उसको आप लोग बोलेंगे ऐसा नहीं बस ऐसा कर लेंगे, तो ये नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं होगा।
तो ये बिल्कुल गलत चीज है। तो बोला यह गया कि आज के डेट में अगर आप लोग इस तरीके से एक जगह से फॉरेस्ट काट कर दूसरी जगह अगर आप फॉरेस्ट लगाते हो तो आप लोगों को देखना पड़ेगा उस एरिया में फॉरेस्ट लगा दिया जहां पर गलत चीजें हैं, वहां पर अलग तरीका माहौल देखने को मिल रहा है। क्या बोलना चाह रहा है यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर ये बोलना चाह रहा है अभी रिसेंटली कई सारे फॉरेस्ट एरिया यहां पर कवर करने की कोशिश की गई राजस्थान में, तो उसकी वजह से जो यहां पर बस्टर्ड होते हैं राजस्थान में जो ये पक्षी पाए जाते हैं इनकी संख्या खराब होने लगी। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह कि इनको ग्रास यानी घास वाला मैदान चाहिए, ये फॉरेस्ट से इनका पाला पड़ता नहीं अच्छा सा, ठीक है, तो इनके मैदानी इलाका चाहिए। पर लेकिन यहां पर फॉरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया तो इनकी कंडीशन जो है काफी हद तक खराब हो चुकी है। ये बातें यहां पर राइटर के द्वारा बोली गई है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना चाहिए जहां पर आप लोग फॉरेस्ट लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, क्या वहां पर वो एरिया सही है उस चीज को लगाने के लिए? ये बात आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। पहली बात, आप लोगों ने फॉरेस्ट लगा दिया, अभी यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने 19,000 करोड़ रुपए जो फॉरेस्ट लगाने की बात की गई है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गवर्नमेंट ने खिलवाड़ किया है। ये राइटर बोल रहे हैं क्या खिलवाड़ किया है कि यहां पर जो पैसा दिया गया ना, इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो बजट था वो 47% डिक्रीज कर दिया। यानी कि पैसा अपने पास से नहीं दिया इसको लिए, किसी और का पैसा खींच कर जो ऑलरेडी यहां पर दिया जा रहा था उसको यहां पर डाल दिया है, और वो भी फॉरेस्ट क्रिएट करने के लिए जो कि यहां पर लग नहीं रहा है कि हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, और ढंग से साइंटिफिकली चेक भी नहीं किया है कि लोकल एरिया में यहां पर पेड़ लगाने, बस पेड़ लगाने, पेड़ लगाने से पेड़ नहीं होगा। आप लोगों को समझना पड़ेगा क्या रियलिटी में यही वाला पेड़ यहां पर लगाना है। आप लोग यहां पर पत्थर बेल का पेड़ लगा रहे हैं, नीम का पेड़ लगा रहे हैं, आम का पेड़ लगा रहे हैं, अमरूद का पेड़ लगा रहे हैं, तो क्या लगा रहे हैं वो चेक करो ना पहले। उस एरिया में वो होता है, पर लेकिन आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि हाँ इस एरिया में होता है तो ही आप लोगों को लगाना है। ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करा पेड़ लगा दिया बस हो गया काम, वो नहीं होना चाहिए। तो बोला गया कि यहां पर अगर बात करें, अगर आज के डेट में आप लोग जिस तरीके से पेड़ को लगाकर चल रहे हैं ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, और ये एक तरीके से इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि ये होगा, और हो भी गया तो क्या पता ये लोकल प्रजाति को खराब कर दे। वहां पर जैसा मैंने अभी बताया यहां पर बस्टर्ड की संख्या खराब कर दी, ठीक है। तो बोला यह जा रहा है कि आप लोग एक तो वो प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, पहले साइंटिफिकली चेक करो यहाँ की जमीन कैसी है, पानी कैसा है, कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं, उन जीव जंतु को पेड़ के साथ में कैसा कनेक्शन है, कौन सा पेड़ उनके लिए अच्छा रहेगा ताकि उनकी संख्या भी बढ़े। जैसे मैंने लंगूर वाला आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, लंगूर वाला आर्टिकल पढ़ाया था कल, उसमें क्या डिस्कस किया था? उसमें किया था कि पेड़ पर रहते हैं वो लंगूर बेसिकली। अच्छा उसका साइंटिफिक नेम बताना याद है आप लोगों को? कल ही मैंने डिस्कस किया था, साइंटिफिक नेम बताओ, देखता हूं कौन कौन बताता है उसका लंगूर का, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग देखिए, तो मुद्दा क्या बन गया? मुद्दा सीधा सीधा यहां पर यह बन गया कि आप लोगों को नेचुरल तरीके से भी तो कर सकते हैं रीजनरेशन, यानी कि उस जमीन को छोड़ दो, अपने आप काम करने दो, ठीक है, वहां पर अपने आप जंगल उगेगा, तो ये काफी चीप भी रहेगा और मोस्ट इफेक्टिव मेथड होगा। यानी कि एक बच्चे के ऊपर प्रेशर डालकर उसको पढ़ाना, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि उस बच्चे को छोड़ दो, उसको बस बता दो क्या सही है क्या गलत है, उसको समझा दो और फिर उसको अपने हिसाब से काम करने दो। कभी भी बच्चों पर किसी भी चीज के लिए प्रेशर डाला जाता है ना, वो कभी भी काम नहीं करता है। तो हम लोग को ये चीजें समझनी पड़ेगी कि क्या चीजें हैं जो यहां पर काम कर सकती हैं। देखिए कई बार ना हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, ठीक है। आज के दिन में अगर आप लोग चीजों को देखोगे, चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो, कई बार ऐसा होता है शादी को लेकर कई ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है, ठीक है, तो वो जो काम कर रहा है उस पर भी काम नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि नेचुरल चीजें नेचुरल फ्लो में इनको चलने दो, ठीक है। तो एक तरीके से उसको एक्सरसाइज के लिए उठाकर मतलब प्रेशर में डाला जा रहा है, उसको आदत डालो उस चीज की, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है कि चीजों को आराम आराम से होता है, ऐसे नहीं कि एकदम झटपट आकर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर हम लोग नेचुरल तरीके से चीजें करते हैं, वो 40% मोर कार्बन जो है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो कि हम लोग पेड़ लगाते हैं वो जो कार्बन एब्जॉर्ब करता है वो इसी के साथ में 40% जो कार्बन एब्जॉर्ब करता है वो ज्यादा करता है जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ अलग से उग जाते हैं, बहुत सारी चीजें और हो जाती हैं, एक अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी बन जाती है। तो वो इफेक्टिव फॉरेस्ट होता है, ना कि हम लोगों के द्वारा लगाए गए पेड़ इफेक्टिव फॉरेस्ट होते हैं। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि डिफोरेस्टेशन आप लोगों को एक तरीके से रोकना है, पेड़ काटे जा रहे हैं ना उसको रोकना है, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग है जो ऑलरेडी उनको प्रोटेक्ट हम लोगों को करना है। तो ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी, तभी सिचुएशन जो है वो सुधरती नजर आएगी, ठीक है। तो ये बात बोली गई है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा मैंने बोला था इसको देख लेते हैं, ये है नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इकोसिस्टम बोर्ड। ये क्रिएट किया गया था 1992 में ताकि एफोरेस्टेशन कर सके, नाम में ही है, ठीक है। इसी के साथ में पेड़ लगा सके, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कर सके और यहां पर इको डेवलपमेंट एक्टिविटी भी कर सके देश के अंदर में। तो ये इसके एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहां पर ये क्या करते हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गए या सेंचुरीज हो गई या फिर हिमालयन और अरावलीज या फिर वेस्टर्न घाट हो गए, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे उनको सही से लेकर चलना है, क्योंकि वहां पर भी काफी सारी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये सारा काम यहां पर करता हुआ नजर आता है। तो ये बोर्ड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए।
मेन फंक्शन जो मैंने अभी बताया यहां पर फॉरेस्ट एरिया और एडजॉइनिंग एरिया, जैसे कि एक तरीके से आसपास वाला जो एरिया हो गया उसमें सिस्टमेटिक प्लांटिंग की जा सकती है देखकर उस एरिया को, और इसी के साथ में यहां पर इम्प्लांटेशन किया जा सकता है कोस्ट इफेक्टिव मैनर में, नहीं नेचुरली छोड़ दो अपने आप हो जाएगा। जैसे झूम कल्टीवेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो सारी चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है। मेन फंक्शन जो है वो तो वही है कि हम लोग चीजों को रिस्टोर करें ताकि हमको लकड़ी मिल जाए, अपना बेसिकली जानवरों के लिए चारा भी मिल जाए, और रूरल कम्युनिटी जो वहां पर रहती है उनको भी फायदा देखने को मिले, यानी कि उस एरिया को अच्छे से कवर करने की कोशिश की जाती है इसके द्वारा। तो ये सारी बातें यहां पर बताई गई है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूरा कवर करा दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में बैकग्राउंड ये आप लोगों के लिए मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। यहां पर ये आर्टिकल के अंदर चीजें नहीं देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में ये वाली चीजें आप लोगों को आर्टिकल के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये एक्स्ट्रा बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि स्टैटिक होती है और एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, और ये वाली भी आप लोगों को आर्टिकल के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, बस एक नाम लिखा होता है यहां पर कि यहां पर ये है। बाकी ये सारा जो मैंने बताया ये सारा मैंने एक्स्ट्रा बताया आप लोगों को, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा, ये वाला मैंने आर्टिकल के अंदर से उठाया, ठीक है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन जो रहता है पीपीटी बनाने का, ये मतलब हो गया। अब आप लोग समझो, ये एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों की डाल दी, अब ये तो न्यूज़पेपर में है नहीं, आप लोगों को पढ़ाकर निकल जाता मैं, अब ये एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर डाल दी। तो इससे समझिए आप लोग एक बेहतरीन से नोट्स तैयार हो गए, कल को रिविजन करने में भी आप लोग को आसानी रहेगी और अच्छे से आप लोग इनको एंजॉय भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर। इसी के साथ में आज के ही न्यूज़पेपर में एक क्विज दे रखा है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के चलते। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इनके द्वारा पूछी गई है, ये इनको रमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला था। अगर आप लोग पहचान पा रहे हो तो पहचानो, कल इसका आंसर बता दूंगा क्योंकि अगले दिन इनके द्वारा इसका आंसर दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर, ये 7 क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर आप लोग इनके आंसर दीजिएगा। मैं डेली अगर इंपॉर्टेंट रहा करेगा तो क्विज आप लोग को दिखा दिया करूंगा, और ये क्विज मैंने नहीं बनाया, ये क्विज जो है खुद डेली न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है। तो ये क्विज मैं आप लोग को दिखा दिया करूंगा अगर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करेगा तो, अगर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देखेंगे। ये आर्टिकल आप लोग इग्नोर कर सकते हो, अब इस आर्टिकल के बारे में आप लोगों से बातें करूंगा। अभी हम लोगों ने एडिटोरियल का एक आर्टिकल देखा यहाँ पर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में बहुत सारी। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर ये बात करें चीता के बारे में। चीता को री इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है हमारे देश के अंदर में, और ये जो चीता है ये अफ्रीका से लाए जा रहे हैं। तो उसके बारे में बात की जा रही है कि क्या ये सही है, अगर है तो कितना सही है, इस तरीके से क्या हम लोग री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो उसको यहाँ पर एक एनालिसिस करके दिखाया जा रहा है। तो समझेंगे पूरा कि क्या क्या चीजें, ताकि आप लोग एक एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर कर सको और यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हो जाएंगे। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी वो यहां पर देखें, ये है बेसिकली हमारे जो देश था ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम क्या क्या एरिया हुआ करता था। आज की डेट में जो हमारे देश में से खत्म हो चुके हैं यहाँ पर, अगर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर पाकिस्तान में काफी लार्ज स्केल पर, ये इंडिया का ही पार्ट था उस टाइम पर। इंडिया के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे अलग अलग रीजन में, ये यहाँ पर गुजरात हो गया, यहाँ पर ये आप लोगों को वेस्ट बंगाल बिहार वाला रीजन, ये उड़ीसा ये वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश वाला, ये यहाँ पर नीचे जाओगे थोड़ा सा ये पूरे कर्नाटका, ये यहाँ पर केरला तमिलनाडु ये वाला एरिया देखने को मिल गया। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर एक एरिया में हमारे देश में जो है यहाँ पर ये जिनावर हुआ करता था। पर लेकिन आज की डेट में चीता जो है वो हमारे देश से खत्म हो चुका है। रीजन क्या है, उसके पीछे इनके द्वारा कई सारे रीजन बताए गए हैं, और अभी उनको रीइंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। तो सारे पॉइंट मैं आप लोगों से इस तरीके से डिस्कस करूंगा ताकि अच्छे से आप लोग चीजों को समझ सके, और कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो फिर उसको भी दूर करके आप लोग चल सके, ठीक है। और नोट्स भी देखिए सारे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ये टेंशन मत लिया करो, सुनने में थोड़ा सा ध्यान रखा करो अच्छे से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोग के पास में पीडीएफ होगी, तो वहां से आप लोग नोट्स को एंजॉय कर ही सकते हो। तो थोड़ा सा आप लोग ज्यादा फोकस करेगा कि जो भी चीजें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसको आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट उस तरीके से करो ताकि आप लोग नोट्स वगैरह बना सको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर कर कौन कर रहा है भाई साहब, इसके पीछे है कौन। तो उसके पीछे है यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में आप लोग कुछ बातें पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर बोला गया है ये एक NTCA बोलते हैं, एक ऐसी बॉडी है यहाँ पर जो कि स्टेब्लिश की गई थी 2005 में। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट को भी इंप्लीमेंट करना था अच्छे से, और जहां जहां पर दिक्कत है उसको देखना था। तो टाइगर जो यहाँ पर बेसिकली टाइगर टास्क फोर्स यहाँ पर एक तरीके से ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। ये जब यहाँ पर हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर देखने को मिला, उसको ध्यान में रखते हुए तो कैसे इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है, जिसको आप लोग नॉर्मल तरीके से टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर बोल देते हो, ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1973 में। याद रखिएगा 1973 में एक केस भी मैं आप लोगों को बताता हूं, केशवानंद भारती केस, जिसको टाइगर केस आप लोग बोल सकते हैं, जिससे हमारे देश में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। तो ये बात आप लोग कनेक्ट कर देख सकते हैं यहां से, ठीक है। मतलब मुझे याद करने में आसानी रही थी जब मैंने इसको पढ़ा था, मुझे लगा आप लोगों को बता दूं, ठीक है। यहां पर बात करें तो ये बेसिकली 2010 के अंदर में डिटेल सर्वे किया गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसके चलते यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। हम लोग कैसे चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे जब सर्वे करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंड किया गया 2006 में, और इसके चलते नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आई, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है,
वो बॉडी जिसको पार्लियामेंट में कानून पास करके बनाते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रोजेक्ट टाइगर को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए बनाएगी। अब कौन होते हैं इसके लीडर यहाँ पर, तो याद रखिएगा इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो यहाँ पर मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट होते हैं। ये इंपोर्टेंट यहाँ पर बॉडी बन जाती है। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर स्टेट में कोई ऐसी बॉडी बनाई जा रही है उसके चेयरपर्सन कौन होंगे, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, देखता हूं कौन कौन दिमाग इस्तेमाल करता है, इसको आप लोग बताइए। अभी यहां पर जो ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे, यहां पर जो इसके बारे में बात की जा रही है चीता के बारे में, चीता को हम लोग अपने देश में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इंट्रोड्यूस करने का बेसिक पर्पज ये है कि ताकि हमारी कंट्री में जो है एक प्रॉपर जो साइकिल होती है, फूड साइकिल जिसको बोलते हैं, जिसमें नीचे आप लोग घास हो गया उसको खरगोश खा रहा है, हिरन खा रहा है, हिरन को बेसिकली ऊपर ये खा रहे हैं टाइगर वगैरह, चीता वगैरह, तो सारी चीजें देखने को मिलती है। तो एक प्रॉपर फूड साइकिल को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, तो री इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में इसको। तो इससे क्या होगा, हमारे देश में प्रॉपर साइकिल बनेगी, तो उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो उसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो अभी हमारे देश में यहाँ पर जो बेसिकली जो कन्हो पालपुर नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है, वो एक सुटेबल इसके लिए हैबिटेट माना जा रहा है कि वहां पर हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पुराने टाइम पे भी आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा इसी एरिया में पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जहां पर ऑलरेडी थे अगर वहीं पर इंप्लीमेंट करेंगे तो फायदा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वही चीजें यहां पर रखी जा रही है। अब तक यहां से खत्म क्यों हो गए उसके बारे में इनके द्वारा कुछ बातें बताई गई कि इनकी संख्या जो है वो खत्म कैसे हो गई। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूं। देखिए, जैसे पुराने टाइम पे यहाँ पर 1952 में ये खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि शिकार बहुत ज्यादा किया जाता था इनका, ठीक है, इनके रहने की जगह खत्म होती चली गई। इसी के साथ में इनके लिए जो खाना हुआ करता था वो नहीं बचा, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक बक हो गया, गजल हो गया, ठीक है, हैरे हो गया। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पर खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो ये इनके खाने का सामान खत्म हो गया, रहने की जगह खत्म हो गई, ऊपर से शिकार किया जा रहा है। तो इसकी वजह से रही सही कसर जो है वो पूरी कर दी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और जो ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से इनकी संख्या खत्म कर दी। तो इंसान इतना खतरनाक जानवर है कि वो सारे जानवर को खत्म करके बैठ गया। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये पूरा प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग देखना चाहें तो ये आप लोग देख लेना। आईयूसीएन स्टेटस में यहाँ पर एक तो है अफ्रीकन चीता और दूसरा यहाँ पर एशियाटिक चीता, ठीक है। तो दोनों के बारे में आईयूसीएन में ये वनरेबल और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखिए रटने वाली नहीं होती है बेसिकली इसमें कुछ नहीं कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैंने नोट्स बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि अगर आप लोग बैठ के एक बार देखो तो आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। इनकी संख्या कितनी यहाँ पर एशियाटिक लगभग 40 से 50, वो भी ओनली ईरान के अंदर बची है, जबकि ये वाली दुनिया भर की आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फिजिकल कैरेक्टर ये थोड़े से अगर बिगर साइज में आप लोग को देखने को मिलेंगे, अगर दोनों कंपेयर करोगे तो ये बातें बोलेगी। जैसे आप लोग देखते हैं अफ्रीकन चीता ये हो गया और ये एशियाटिक चीता हो गया। तो ये आप लोग इसको समझ सकते हैं कहां कहां पर पाए जाते हैं। ये एक एरिया मैंने आप लोगों को यहां पर दिखा दिया, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अभी यहां पर राइटर क्या बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप लोग बोल रहे हो उनको रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया के अंदर में, तो यहां पर ऐसी कोई ज्यादा जरूरत इनकी लग नहीं रही है, ठीक है, कि आप लोग इनको रीइंट्रोड्यूस करो। क्योंकि आज की डेट में जो लोयन यानी कि शेर हैं और जो लेपर्ड हैं वो ऑलरेडी इनकी जगह ले चुके हैं जो फूड चेन में आप लोग बात कर रहे हो। तो इनको इंट्रोड्यूस करना कोई ऐसा नहीं कि आप लोग इनके बिना काम नहीं चला पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है और ये एक तरीके से हो सकता है नेगेटिव इंपैक्ट भी डाले लोकल एरिया में जहां पर आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये इतना ज्यादा आप लोग लेकर इसको चल रहे हो तो इसकी कोई ज्यादा एक तरीके से गुंजाइश है नहीं। आप लोग चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। ये बातें इनके द्वारा बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में कि ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर जिस्ट भी पूरे आर्टिकल का मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर खुद ही न्यूज़पेपर वालों ने इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि रिवीजन भी आप लोग कर सको, तो जिस्ट भी उसका प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसलिए कट कर पीपीटी में लगा दिया ताकि रिवीजन भी आप लोग आसानी से कर सको कि इस आर्टिकल में क्या था। तो ये जिस्ट इनके द्वारा दे दिया और ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लगा दी ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और आप लोग कोई दिक्कत भी देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें। एक और स्लाइड है यहाँ पर, ये कुछ और यहाँ पर छोटी छोटी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। अगर आप लोगों को लगे कि इनको यूज करना है तो यूज कर लेना, मेरा काम था आप लोगों को प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पीपीटी में मिल जाएगी अच्छे से, इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हो। अब जो एक आर्टिकल मैं आप लोगों को बताने वाला था उस आर्टिकल को बताता हूं जो थोड़ा सा यूक्रेन के मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं और अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा जो कमेंट किया गया उसके साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट करके यहां पर देख पाओगे। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है, अगर कोई ऐसा आर्टिकल आता है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि यहां पर एक तरीके से यहां पर बेसिकली मुद्दा ये होगा कि इंडिया अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और झुकने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो यही बात इंडिया के द्वारा यहां पर बोलेगी कि अपन झुकेगा नहीं। तो ये बात आप लोग यहां पर देखते हैं, अगर टोटल तरीके से आप लोग समझेंगे, जैसे जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, कई सारी कंट्री यहां पर मिलकर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनसे बातें कर ली, ठीक है। उसी के साथ में यहां पर फॉरेन मिनिस्टर आ गए, यूएसए के भी यहां पर एक तरीके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गए, नाटो और क्वाड के जो मेंबर हैं उनके द्वारा भी कई सारी बातें यहां पर बोल दी गई। पर हमारी पोजीशन जो है अब तक हम लोगों ने इंडिया को कंडेम भी नहीं किया, मतलब यूक्रेन को कंडेम भी नहीं किया कि हाँ हमारे देश ने कि हाँ यूक्रेन के अंदर रशिया ने कुछ गलत किया है।
तो मोदी जो है पूरा याराना निभा रहे हैं यहाँ पर। और इस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब पर्सनली देखो मेरे से पूछोगे तो मुझे यहाँ पर ये गलत लग रहा है कि हाँ यूक्रेन के अंदर लोग मर रहे हैं, पर अपनी पोजीशन अगर हम लोग देखें वो अपनी पोजीशन सही भी लग रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रेशर डाल रहे हैं ये बिल्कुल बिना पैंदी के लोटे हैं, ये जरा सी देर में पलट जाते हैं। मैं पर्सनल राय बता रहा हूँ आप लोगों को, हो सकता है मतलब आप लोगों को गलत लगे मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ, पर लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है कि मोदी जी जो यहाँ पर ये पॉलिसी लेकर चल रहे हैं वो एक अच्छी पॉलिसी है, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरीके से आज के डेट में जिस टाइम पर हम लोग को जरूरत पड़ी, ये एक परमानेंट मेंबर है बंदा, ठीक है, तो इसने हमको सपोर्ट किया। अभी यहाँ पर अगर हमारी जरूरत पड़ रही है सपोर्ट कर रहा है, ऊपर से हमारा फायदा भी हो रहा है, तेल हम लोग को सस्ता मिल रहा है। कौन दे रहा है भाई साहब तेल सस्ता, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो हमारे लिए तो और भी फायदा। अभी ईरान ने भी ऑफर किया इंडिया को तेल, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं। तो अपने फायदे के लिए यहाँ पर हम लोग को चलना पड़ेगा। हमारी पॉपुलेशन दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर इस चक्कर में आकर के हम लोग उल्टी सीधी बातें बोलते रशिया के खिलाफ जाकर और फिर ऊपर से दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो वो सारी चीजें सही नहीं है। क्योंकि यूएसए तो जरा सी देर में पलट जाता है, यूएसए तो अपने बाप का सगा नहीं है और किसका होगा वो, तो इस तरीके के देश के पीछे पड़कर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। पर हाँ सहानुभूति है यूक्रेन के लोगों के लिए, वो गलत हो रहा है वहां पर, इतना नहीं होना चाहिए कि भाई साहब ने पूरा उठाकर नहीं एक तरीके से सुपरसोनिक मिसाइल दाग दिया, आगे ऊपर भी और भी स्टेप उठाने के लिए तैयार हुए बैठा है, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा गलत है, उसको आप लोग बोल सकते हो। पर लेकिन हमारी पॉलिसी पर्टिकुलरली उसमें मुझे कोई ज्यादा मतलब दिक्कत लग नहीं रही है, बड़ी सिस्टमेटिक में चीजें चल रही है। आगे देखते हैं क्या होता है, और जरूरत भी है, रिक्वायरमेंट भी है, अगर इस तरीके की चीजें चलती हैं तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये इंडिया और बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं। इससे आर्टिकल के एक मैं आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, उसके आंसर राइटिंग आप लोगों को करनी है। जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ सबसे पहले आप लोगों को, आज की डेट में एक साइड में इंडिया और एक साइड में आप लोग यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान देखा करते हैं। पुराने टाइम पर जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में से 2 देश अलग निकल गए, हालांकि उस टाइम पर एक ही देश था, बाद में चलकर 2 देश बने, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। 1947 में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 394 कॉटन के मिल हुआ करते थे हमारे देश में, जिससे हम लोग कपड़े बनाया करते थे, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करेंगे लगभग 14 मिल जो थे वो पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान में मतलब बांग्लादेश आप लोग बोल सकते हैं, बाकी के बच गए हमारे कंट्री के अंदर 380। तो मिल तो हमारे पास थे, पर लेकिन 40% जो कॉटन का एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया, यानी कि बांग्लादेश के आसपास वाले रीजन में, जहां पर गंगा वाला रीजन ये सारा देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन होता है, तो वो एरिया चला गया। यानी कि फैक्ट्री तो हमारे पास में रह गई, पर लेकिन माल जो था रॉ मटेरियल था वो बांग्लादेश में चला गया। तो हमारे देश में दिक्कत ये होगी कि हमको रॉ मटेरियल की जरूरत के लिए काम करना पड़ेगा और बांग्लादेश को फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। अब आप लोग ये समझिए, मान लीजिए आज के डेट में आप लोग समझिए कि जैसे कि 2 भाई हैं, ठीक है, अब उनके बीच में बंटवारा करना है। अब यहाँ पर 2 भाइयों उनके बीच में बंटवारा करना है, एक के हिस्से में क्या आ गया, एक के हिस्से में आ गया बेसिकली पुराना ट्रैक्टर, ठीक है, और एक के हिस्से में आ गया कोई और दूसरा सामान। अब सोचिए जो नया वाला जो दूसरा जैसे पुराना ट्रैक्टर एक के हिस्से में आ गया, अब दूसरे भाई को क्या करना है, एक नया ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा, वो एक नया ट्रैक्टर लेगा, वो भी लेटेस्ट ट्रैक्टर लेगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होगा। अब ये तो नहीं पुराने ट्रैक्टर को वो यूज करेगा, पुराना तो उसके पास में चला गया दूसरे भाई के। तो जितनी फैक्ट्री थी वो इंडिया के पास में आ गई, बांग्लादेश के पास में कोई फैक्ट्री नहीं बची। तो इन्होंने जो भी फैक्ट्री लगाई वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए नई नई फैक्ट्री लगाई और सारी चीजें इनके द्वारा सही तरीके से लेकर चलेगी। इसीलिए यहां पर आज के डेट में अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा दुनिया में कौन कपड़ा जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो रॉ मटेरियल तो हमारे पास में, माल तो हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री हम लोग लगानी स्टार्ट कर दी और वो भी नई नई टेक्नोलॉजी पर लगानी स्टार्ट कर दी। तो फायदा ये हुआ बांग्लादेश को, रॉ मटेरियल उनके पास में था, फैक्ट्री उनके द्वारा लगानी स्टार्ट कर दी गई। तो आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़ा बेचने वाली कंट्रीज में बांग्लादेश आप लोगों को शुमार देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर। रीजन मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि बांग्लादेश जो है वो आज की डेट में इसका जो एक्सपोर्ट अगर दुनिया में होता है तो वहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा बांग्लादेश जो है ना वो यहाँ पर एक गरीब कंट्री में आता है, तो ये जाकर यूएसए में अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकता है आसानी से। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें, इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन अभी चल रहा है उसके बेस पर हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो इंडिया पीछे छूट जाता है, हमारी लेबर कॉस्ट जो है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कई सारे पॉइंट यहाँ पर बताते हैं। 45 मिलियन लोग जो है आज के डेट में इस एरिया में काम करते हैं। एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा जो जॉब प्रोवाइड कराने वाला एरिया है वो आप लोगों को यही देखने को मिलेगा, ठीक है, टेक्सटाइल वाला एरिया। ओके, तो इंडिया का जो टेक्सटाइल है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है अगर कंट्री की आगे बात करो। पर लेकिन दिक्कत क्या है, अनऑर्गेनाइज है, यानी कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है। और दूसरा यहाँ पर अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी सारी पुरानी चीजें हम लोग यूज करें, ठीक है। तो आज की डेट में ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है मॉडर्न मशीनरी पर चलता है, तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो मॉडर्न मशीनरी वाला काम है और मैक्सिमम आप लोगों को ये देखने को मिलेगा।
दिक्कतें क्या निकल कर आती हैं अगर बात करें, सिग्निफिकेंस ये कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है 2.3 ऑफ इंडियन ग्रोथ जीडीपी में और 7% इंडियन आउटपुट और 12% एक्सपोर्ट में आप लोगों को ये प्रेजेंट करता है और 21% टोटल इंप्लॉयमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया का 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टेक्सटाइल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा विद 6% ग्लोबल शेयर, ठीक है, कोटर जूट को अगर दोनों को मिलाते हैं, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखिए, ठीक है। सेकंड अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के बारे में बात करें तो सिल्क में देखने को मिला 95% आज के दिन में हमारी कंट्री में जो फैब्रिक है, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्ल्ड जो फैब्रिक जो कम्स फ्रॉम इंडिया, तो ये इंडिया से निकल कर आती है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी दिक्कतें क्या निकल कर आ रही है, एक तो फ्रेगमेंटेड है, कहीं यहां पर हो गया कहीं वहां पर हो गया, अनऑर्गेनाइज है। दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, टैक्स का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा था महाराष्ट्र के अंदर बोला गया था कि कॉटन पर टैक्स कम कर दो, स्टैग्नेटेड एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, 40 बिलियन लुका पड़ा है पिछले 6-7 सालों से। लैक ऑफ स्केल, प्रॉपर स्केल पे काम नहीं होता है, छोटी छोटी मशीनें लगी हैं, जबकि बांग्लादेश में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और बड़े बड़े एरिया में, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी कम आता है। अगर यही सारी चीजों को आप लोग बोल दो कि सोल्यूशन क्या निकालना है, कि इनके ऊपर काम कर दो, सबका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना, ठीक है, इसी के साथ में अच्छे लेवल पर हम लोग को यहाँ पर जो लेबर फोर्स लगाना, कॉस्टली थोड़ा कम करना, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी पाकिस्तान भी आगे निकल कर आ रहा है, इस एरिया में हमारा कॉम्पिटिटर बन गए, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसके ऊपर आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दूंगा तो उसको जरूर लिखना, ठीक है। ये था बेसिक। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर आज जो है यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर में बात करें तो वर्ल्ड स्पैरो डे है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। वर्ल्ड स्पैरो डे जो है यहाँ पर ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया था, आज नहीं है, मतलब 20 मार्च को था। आज इसके ऊपर एक आर्टिकल छोट से यहाँ पर पिक्चर आई, तो इसके बारे में याद रखिएगा। बोला गया है यहाँ पर मॉनिटर द स्पैरो अदर कॉमन बर्ड्स, यानी कि मॉनिटर करो, खत्म तो नहीं हो रहे हैं। और 2021 में थीम थी आई लव स्पैरो, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जो स्पैरो जिसको नॉर्मली गोरैया बोलते हैं, अब तो आसपास में देखने को मिलती भी नहीं है, तो इसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। एक आर्टिकल है यहाँ पर, हमारी कंट्री में अफ्रीका की एक टेक्निक यूज की जा रही है जिसको बोला गया बोमा कैप्चरिंग टेक्निक। अब यहाँ पर ये बोमा कैप्चरिंग टेक्निक जो है अफ्रीका में यूज की जाती है पकड़ने के लिए हिरन वगैरह को। तो ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, घेर घोट कर लेकर आते हैं और यहाँ पर उसको एंट्री कराते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं, और फिर यहाँ से उसको उठाकर अपने ले जाते हैं और कहीं और ले जाकर छोड़ देते हैं। तो इसको अफ्रीका के अंदर यूज किया जाता है, अभी हमारे देश में भी इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मुकुंदरा जो हिली टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पर लोकेटेड है बता सकते हैं। इंडिया को बोला गया जापान के द्वारा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अभी भी ज्वाइन कर लो, हम आशा लगा रहे हैं कि इंडिया इसको ज्वाइन करेगा। अब क्या है, ये पूरा एक स्लाइड में मैंने प्रोवाइड करा दिया नोट्स की फॉर्म में कि क्या था। इंडिया बाहर निकल गया, टोटल मिलाकर 16 मेंबर थे, इसमें 10 तो आसियान कंट्री थे और इंडिया बाहर निकल गया। एक बच गया यहाँ पर, कौन वो बच गया यहाँ पर, बेसिकली चाइना, इसी के साथ में साउथ कोरिया, जापान और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 ये बच गए और बाकी के 10 आसियान। तो सारी बातें मैंने डिटेल में आप लोगों को बता रखी है ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी। इसी के साथ में यूक्रेन के जो कॉलेज हैं वो बोले कि ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के स्टूडेंट वहां से निकल कर आ चुके हैं। सोचो 20,000 तो हमारे ही बच्चे वहां से निकल कर आ गए, तो इसलिए वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ पहले अपनी दुनिया तो संभाल लो, वहां पर इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली एक साइक्लोन के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर आसानी, ठीक है। तो इस साइक्लोन के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि किसके द्वारा इसका नाम दिया गया, और अंडमान निकोबार वाले एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो साइक्लोन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछे इस तरीके से, तो उसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए किसके द्वारा इसका नाम दिया गया है। तो श्रीलंका के द्वारा इसका नाम दिया गया है। तो अभी यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर दिक्कत होती है और सुधारने की कोशिश की जाती है, ठीक है। यहाँ पर बम्बार्डमेंट चल रही है, वो तो पता ही है, बोलने वाली कोई बात नहीं है। दूसरे साइड में यहाँ पर यमन के द्वारा स्ट्राइक कर एक यहाँ पर लॉन्च किया गया स्ट्राइक, यहाँ पर अर्मेको फैसिलिटी पर, जो कि काफी बड़ी कंपनी है सऊदी अरेबिया में तेल बनाने वाली। तो यहाँ से दिक्कतें देखने को मिल रही है कि क्या सोल्यूशन इसका निकलेगा। तो देखते हैं कुछ सोल्यूशन निकलते हैं। यहाँ पर अभी इनके बीच में दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, तो फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर तेल के प्राइस बढ़ने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन निकल कर रही है। यमन वही देश है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के द्वारा अटैक भी किया गया था। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये एग्जैक्ट इसकी लोकेशन हो गई, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल है आप लोगों के सामने। कुछ भी देखिए, छोटी छोटी चीजें कई बार आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में बन जाती है, तो माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा चीजों को लेकर। जिन जजों के द्वारा अभी यहाँ पर हिजाब के मुद्दे पर अभी रिसेंटली बेसिकली जजमेंट दिया है, उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड यहाँ पर करा दी गई है, क्योंकि इशू काफी गहरा गया है। तो इसके बारे में अभी आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे आप लोगों से, उनके आंसर संजू के द्वारा काफी अच्छे दिए गए हैं। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहो।
यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर अलेक्जेंडर लुकाशेंको हो गए, ठीक है। मिजोरम, गोवा, ये सारी यूनियन टेरिटरी आप लोगों को देखने को मिलती थी। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर के बारे में और सिटीजनशिप 5 से लेके 11 तक का। बाकी ये हो गई माइनॉरिटीज, ठीक है। तो अच्छे से आंसर दिया करो। बाकी अब जो मैं आके आप लोगों को बताने वाला हूँ 2 आर्टिकल, ये ऑलरेडी जिसने सुन रखे हैं वो स्किप कर सकते हैं, और जिस किसी ने नहीं सुन रखे हैं वो अपना रीजन कर सकते हैं। एक तो आर्टिकल यहाँ पर ये है, बेसिकली NTAGI के बारे में बात करेंगे, जो अभी यहाँ पर क्या है इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। और दूसरा यहाँ पर होगा आप लोग का बेसिकली हिजाब के बारे में। तो 2 आर्टिकल हैं, दोनों को ध्यान से सुनिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में देखने को नहीं मिले, और जिसने सुन रखा है वो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हैं, आप लोग इनका याद रखेगा। ये इस तरीके से मैं आप लोग को बेसिकली एक तरीके से जिसने सुन रखा है तो उसका भी टाइम वेस्ट ना हो और बाकी के एंजॉय भी कर सके आप लोग, ठीक है। तो ये टोटल इस तरीके से आप लोग इनको ध्यान से सुनना थोड़ा। ये बात की जा रही है कर्नाटका हाई कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर बन जाएगा जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी क्या किया गया, कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर यहां पर केस पहुंचा हुआ था कि क्या लड़कियों को हिजाब जो है वो यूज करना चाहिए जब भी कॉलेज में ये स्कूल में जाती है, उसके बारे में यहां पर एक इशू बन गया था, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये मुद्दा सामने निकल कर आया। तो यहां पर जब कोर्ट के अंदर ये डिसीजन पहुंचा तो उसने बेसिकली क्या किया, उसके ऊपर बैन लगा दिया कि जब तक फाइनल डिसीजन मैं नहीं दे देता हूं तब तक ये हिजाब जो है ये यहाँ पर लड़कियां जो है वो नहीं पहनेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, प्रीलिम्स में भी आप लोगों से पूछ लेंगे और जीएस पेपर 2 के अंदर ही बन जाएगा कि क्या इस तरीके से इशू को देखा जाता है। तो अभी डिसीजन क्या आया कर्नाटक हाईकोर्ट का। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कई सारी इंपॉर्टेंट बात बोली। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इनके द्वारा ये बोलेगी कि जो यहाँ पर ये रिलीजियस जो प्रैक्टिस होती है आर्टिकल 25 के अंदर में, उसका इसेंशियल पार्ट यहाँ पर नहीं है हिजाब, यानी कि हिजाब जो है वो एक इसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम की रिलीजियस प्रैक्टिस का, इस्लाम के फेथ का। ये बात यहाँ पर बोली गई कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा। चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी के द्वारा यहाँ पर ये पूरा मुद्दा सामने रखा गया कि 5 फरवरी को जो बैन लगाया गया था वो बैन जो है वो वैलिड है, उस बैन को नहीं हटाया जाएगा। इनके स्कूल में या कॉलेजेस में उनकी ड्रेस चलनी चाहिए, ना कि यहाँ पर कोई अपना रिलीजियस चीजों को लोग जो है उसको बेसिकली एक तरीके से लेकर आए। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। तो आर्टिकल 25 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, उसके बारे में मैं भी आप लोगों से बात करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसे ही कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये डिसीजन दिया गया तो इसके चलते तुरंत जो है स्टूडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। तो आगे आने वाले टाइम में ये मुद्दा जो है और डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस किया जाएगा और कई सारी बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो हिजाब को लेकर अलग अलग एरिया में कई सारे इशू बने, कई सारे जो लीडर हैं यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के या फिर इंटरनेशनल लेवल तक भी यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था आप लोगों कि मलाला यूसुफजई के द्वारा भी इस इशू को यहाँ पर उठाया गया। तो कई सारे ऐसे इशू देखने को मिल रहे हैं। और गर्ल्स एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए बोला जाए तो हिजाब के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, ये भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। तो इसके चलते और भी ज्यादा मुद्दे यहाँ पर बन गए, क्योंकि वैसे ही कई बार लड़कियों को जो है वो एजुकेशन में प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। तो इसके चलते चीजों को कैसे लेकर चलना चाहिए, तो कई सारे यहाँ पर ये मुद्दे बन जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये पूरा एक आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, और आगे भी इसके ऊपर आर्टिकल आएंगे। तो एक हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोग को पूरा दे देता हूं कि चल क्या रहा है, थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन भी यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझिएगा, रिलीजन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई सारी पेजेस पर आज ये आर्टिकल यहां पर कवर किया गया है। ओके, तो ध्यान से सुनिए इसको। लीजिए आज की डेट में आप लोग एक किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक साइड में तो आप हो गए, ठीक है, एक साइड में आप लोग का जो है कोई कॉलेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके फंडामेंटल राइट है संविधान में पार्ट 3 में दे रखे हैं सारे फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। तो इन फंडामेंटल राइट के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा राइट टू रिलीजन के बारे में। तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक यहाँ पर ये अधिकार आप लोग को दे रखे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि आज की डेट में एक पर्टिकुलर पर्सन के फंडामेंटल राइट हो गए, यानी कि आप लोगों के मौलिक अधिकार हो गए, पर लेकिन इसी तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के भी यहाँ पर अधिकार है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग सेक्स यानी कि मेल और फीमेल या फिर किन्नर समुदाय के बच्चे भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर दोनों के अधिकार के बारे में बात करें तो यहाँ पर ज्यादा पावर जो दिए गए हैं वो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज के अधिकार को दिया गया है। यानी कि अगर एक इंसान है जो कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, एक इंसान है हिंदू कम्युनिटी से आता है, और एक इंसान किसी दूसरी कम्युनिटी से आता है, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो अलग अलग है, पर लेकिन जब भी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आएंगे तो एक प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ में आएंगे, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है पहनावे की उसको साइड में रखे, ठीक है। क्यों? खासकर उसके बारे में बात की जा रही है जो एक रिलीजन का पार्ट नहीं है। अगर उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो रिलीजन का पार्ट है तो फिर यहाँ पर वो उसको एंजॉय कर सकते हैं बेसिकली कॉलेज या स्कूल के अंदर भी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे सिख कम्युनिटी के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो 5K जो है वो सिखिज्म का पार्ट यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें केस यानी कि आप लोग बाल जो है वो बड़े रख सकते हैं,
इनको संवारने के लिए आप लोग एक कंघा रख सकते हैं। इसी के साथ में एक कड़ा, यानी कि जो कड़ा आप लोग हाथ में पहनते हैं वो यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में कछेरा, यानी कि जो ये हाफ निक्कर होता है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में किरपान। ये पांचों की पांचों जो पार्ट है यहाँ पर, ये सिख कम्युनिटी के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसेंशियल पार्ट है रिलीजियस प्रैक्टिस का। तो इसके चलते जब ये इसेंशियल पार्ट है रिलीजियस प्रैक्टिस का, तो अगर कोई पगड़ी पहनकर जाता है यहाँ पर आज के में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो उसको अलाउ किया जाएगा। मुद्दा कहां से उठा था? मुद्दा उठा था कर्नाटक का उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वहां से, जब हिजाब पहनने से लड़कियों को मना कर दिया गया था। उसके चलते यहाँ पर ये इशू जो है वो काफी ज्यादा गर्मा गया था। और उस टाइम पर बोला यह गया था कि हिजाब पहनना जो है वो हमारा अधिकार है। तो अधिकार के बारे में यहाँ पर बेसिकली विवाद होना स्टार्ट हो गया था। विवाद कहां से उठा? यहाँ पर ये बोला गया कि आर्टिकल 25 यानी कि आर्टिकल इनके अनुच्छेद 25वां जो हमारे संविधान में, वो बात करता है किसके बारे में? ये बेसिकली आप लोग अपना अधिकार यूज कर सकते हैं अपने रिलीजन के बारे में। प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, यानी कि स्वीकार कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। जो आप लोगों का रिलीजन है उसको कोई नहीं आप लोगों को रोकेगा। तो यहां पर ये बोले थे कि हिजाब जो है यूज करना वो रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, हम लोग को उसको यूज करने से कोई नहीं रोक सकता। पर लेकिन यहां पर कुछ ऐसे कंडीशन बनती है जिसके बेस पर आप लोगों को रोका जा सकता है अगर किसी चीज के साथ में इसको कंपेयर किया जाए तो। जैसे कि फंडामेंटल राइट जो है वो आप लोगों के ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एक तरीके से कि कोई उनको हटा नहीं सकता है, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है अगर आप लोगों के फंडामेंटल राइट जो है कंपेयर किए जाएंगे समाज के। यानी कि आप लोगों की हरकतें जो है एक समाज के ऊपर काफी इंपैक्ट डाल रही है, तो समाज के फंडामेंटल राइट वहां पर सामने आ जाएंगे। तो इसलिए इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को साथ में रख दिया जाता है। जैसे ग्राउंड क्या हो सकता है? पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, कोई है बंदूक लिए घूम रहा है, किसी को भी गोली मार रहा है, ठीक है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, किसी को भी गाली दिया है, किसी के भी ऊपर डंडे बरसा रहा है, तो ये उसका अधिकार जो है वो आपे से बाहर हो चुका है, उस इंसान को पागल खाने भेज देना चाहिए अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये बेसिकली ऐसे इंसान को रोकना है, समाज का एक तरीके से गलत इंपैक्ट डालेगा ऐसा इंसान। डिसेंसी, अगर कोई शालीनता को खराब करेगा, मोरलिटी यानी कोई नैतिकता को खराब करेगा, किसी की हेल्थ या फिर स्टेट के इंटरेस्ट पर अगर कोई इंपैक्ट डालेगा, तो ऐसे इंसान को जो है वो यहाँ पर उसके अधिकार जो है साइड में रख दिए जाएंगे। यानी कि उसके अधिकारों को यहाँ पर अधिकार नहीं मानते हुए एक ऐसा माना जाएगा कि इंसान जो है ये इलीगल तत्व सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर इसको साइड में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या आज तक अगर बात करें यहाँ पर पहले किसी हिंदू धर्म के अंदर भी कोई ऐसी बातें बोली गई है? जी हाँ, बिल्कुल बोली गई है और कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है यहाँ पर कोर्ट को इसको लेकर। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो ये बोला गया था कि जो आज के में तांडव जो डांस होता है ये पब्लिक में करना अलाउ नहीं है। तो इसको क्या बोला गया? इसको ये बोला गया कि क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिस का इसेंशियल पार्ट नहीं है, तो नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। तो इसलिए यहाँ पर इसको पब्लिकली तांडव डांस जो है वो दिखाने से यहाँ पर मना कर दिया गया। कई सारे स्कॉलर जो हैं वो हालांकि क्रिटिसाइज करते हैं कि कभी कुछ अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं, कभी कुछ, पर लेकिन रियलिटी यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रॉपर तथ्यों पर ध्यान देता है और उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। ऐसा ही एक डिसीजन जो था यहाँ पर ये एयरफोर्स का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ये आर्म फोर्स रेगुलेशन है 1964 के, उसके हिसाब से जो आर्म फोर्स एयरफोर्स के अंदर में दाढ़ी वगैरह रखना जो है वो बेसिकली अलाउ नहीं किया जाता है। तो उसके चलते यहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी के जो पर्सन थे उनके द्वारा बोला गया कि वो रखेंगे, पर लेकिन जब केस पहुंचा कोर्ट के अंदर में तो यहाँ पर फिर क्या किया गया कि जो पर्टिकुलर फोर्स के अंदर में रूल और रेगुलेशन है उनको चेंज नहीं किया जा सकता एक इंडिविजुअल के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो फोर्स के जो रूल और रेगुलेशन है उसको मेंटेन रखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये डिसीजन सुनाया गया। तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, जबकि सिख कम्युनिटी के अंदर वो पार्ट है बेसिकली जैसा मैंने बताया यहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है, पर लेकिन यहाँ पर आप लोग यूज नहीं कर सकते। तो अलग अलग बेस पर यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से उसको अलाउ किया जाता है या फिर डिस अलाउ यहाँ पर किया जाता है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर रखना है या फिर नहीं रखना है उस तरीके से देखने को मिलेगा। क्या इससे पहले भी और भी केस कहीं पर पहुंचे हैं? जी हाँ, केरला के अंदर जब यहाँ पर केस पहुंचे यहाँ पर जिसको बोलते हैं अमनदीप बशीर वर्सेस ये सीबीएसई का केस था यहाँ पर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो केस था इसमें भी सीबीएसई के अधिकारों को यहाँ पर पावर दे दी गई थी कि हाँ आप लोग अपने हिसाब से अपने अधिकारों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें भी प्रेफरेंस दिया गया था। एसेंशियल प्रैक्टिस हालांकि माना गया था इसमें, पर लेकिन प्रेफरेंस दे दिया गया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अधिकार है। केरला हाई कोर्ट के अंदर में यहाँ पर यह फातिमा तासनीम, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का केस। इसमें भी बोला गया यहाँ पर कि कोर्ट के द्वारा कुड नॉट टेल द स्कूल टू अलाउ द मुस्लिम गर्ल टू वियर हिजाब। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो वियरिंग हिजाब है, बट कंक्लूड ये किया गया कि इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो साइड में रख दिया जाएगा जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है ये एक एसेंशियल पार्ट आप लोग इसको मान रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अधिकार जो है वो ऊपर रहेंगे, ना कि इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल पर्सन के अधिकार, यानी कि एक सिंगल पर्सन जो है वो अपने हिसाब से वहां पर काम नहीं कर सकता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं।
और कल को चलकर इन केसेस के बारे में भी आप लोगों से पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट केस भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर 2 केस बता दिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सिख कम्युनिटी का उदाहरण भी आप लोग लेकर यहाँ पर बातें कर सकते हैं और इसी के साथ में ये फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। राइट टू रिलीजन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कोई कंफ्यूजन होगा। अगर हो तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा। सारी बातें एक एक कर मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं नेशनल लेवल का, यानी कि हर एक देश में होगा यहाँ पर ये इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करेगा। एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप होगा जो कि टेक्निकलिटीज देखेगा, यानी कि जैसे दवाई आ गई तो उसको समझेगा कि ये दवाई किस लेवल पे काम करेगी, तो उसमें एडवाइजरी का काम करेगा। तो ये यहां पर एक एडवाइजरी कमेटी है जिसके अंदर में मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप एक्सपर्ट आप लोगों को नजर आएंगे, यानी कि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाएंगे एक नेशनल गवर्नमेंट तक, किस तरीके से यहां पर आप लोगों को बेसिकली यूज करना है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेना है और वैक्सीन या फिर इम्यूनाइजेशन पॉलिसी को कैसे लेकर चलना है। इसके नाम से आप लोग ये समझ गए होंगे जिसका नाम में यहां पर रखा गया नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, कि दवाई को कैसे लेकर चल रहे हैं, दवाई की साथ में इम्यूनाइजेशन पॉलिसी को कैसे लेकर चल रहे हैं। इम्यूनाइजेशन मतलब हमारा जो शरीर होता है वो कोविड-19 के साथ में लड़ता है और कोविड-19 को पछाड़ता है, तो उसी कोविड-19 को पॉलिसी जो हम लोगों ने बनाई है टैकल करने के लिए वो कैसी है, तो ये ग्रुप यहां पर काम करता है। आप लोग बोलोगे यार बड़ा काम कर रहा है ग्रुप पर, लेकिन ग्रुप आया कहां से तो बता दो। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर जब आगे बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। 2011 में, आज की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे 1 दशक पहले की बात कर रहा हूं, यानी कि लगभग 10 साल से 11 साल पहले की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया था कि ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए NITAG, यानी कि अब से नहीं है, बहुत पुराने टाइम से यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसके बारे में बात बोल दी गई थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया ग्रुप है, ये क्वेश्चन बन जाए, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकमेंड किया गया ये ग्रुप है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। दूसरा यहां पर ग्लोबल वैक्सीनेशन एक्शन प्लान आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ये बोला गया था कि ईच मेंबर कंट्री को यहां पर इस पर फोकस करना है और ग्लोबल एक्शन प्लान के तहत यहां पर रिक्वेस्ट किया गया था 194 कंट्री से कि आप लोग इनको स्टैब्लिश करो अपनी कंट्री में, जो कि यहां पर यानी कि NITAG जो है उसको स्टैब्लिश किया जाए। तो ये बातें बोली गई थी हर एक कंट्री से, तो कंट्री ने इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया और कई सारी कंट्री में यहां पर चीजें अभी आप लोगों को देखने को भी मिल रही है। तो बोला यह जा रहा है कि NITAG जो है ये कंसीडर किया जा रहा है एक फंक्शनल, जो कि एक तरीके से एक कंसीडर किया जाएगा टू बी फंक्शनल, इनके फंक्शनल होना चाहिए 6 क्राइटेरिया के बेस पर। वो 6 क्राइटेरिया कौन से हैं, वो 6 इंडिकेटर कौन से हैं, वो इनके द्वारा यहां पर दिए गए हैं। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है, तो आप लोगों को पढ़ाई करने के कुछ क्राइटेरिया मैं बताऊंगा। जैसे आप लोग की टेबल पर हमेशा सिलेबस होना चाहिए, आप लोग के हाथ में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करनी चाहिए, और कोशिश ये करनी है कि आप लोग अपना जो भी पार्ट आप लोग पढ़ रहे हो वो सिलेबस के साथ में इंक्लूड करके चलें। जैसे यहां पर मैं आप लोग को हमेशा बताता हूं कि हेल्थ का जो मैटर होगा वो कहां पर आएगा आप लोगों का, तो वो जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग उसको कनेक्ट कर करके आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो यानी कि ये उस पेपर से आ गया, इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ भी पूछा है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो अगर कोई भी देश अपने देश में यहां पर ये बॉडी बनाएगा तो ये 6 क्राइटेरिया उसको बोला गया कि कम से कम यार ये 6 क्राइटेरिया तुमको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाकर तुमको ये बॉडी जो है वो अपने देश में इंप्लीमेंट करनी है। तो ये 6 क्राइटेरिया के फॉलो करने से जो बॉडी बन के आएगी वो एक अच्छी बॉडी होगी, इनका मानना यहां पर ये है, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्या बोला गया कि आप लोगों को लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर काम करना पड़ेगा। देखिए अगर किसी भी बॉडी को आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है ना, अगर उसको लेजिस्लेचर के थ्रू बनाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्लियामेंट में हम लोग उसको लेकर गए, बाकायदा पार्लियामेंट में उसको पास किया गया, उससे वो बॉडी बनाएगी है, तो एक तकड़ी बॉडी बनेगी यहां पर, वो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसे होना चाहिए कि उसको इस दोनों मुद्दों पर बनाना चाहिए। दूसरा बोला गया हैविंग फॉर्मल, ये टर्म ऑफ रेफरेंस है। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है, टर्म ऑफ रेफरेंस होता है किसी पर्टिकुलर पर्पज, एक डिफाइन करना पर्पज, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना प्रोजेक्ट के लिए, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके तरीके से यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि एक सिमिलर तरीके के लोगों को इकट्ठा कर लेना एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, अच्छा इस काम को ऐसे लेकर चलेंगे, ऐसे इसको गोल को अचीव करेंगे। तो टर्म ऑफ रेफरेंस में एक खाका तैयार करने की बात की जाती है यहां पर, ठीक है। ये आप लोगों को नजर आएगा। बोला गया एट लीस्ट 5 एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, यानी कि जो भी बॉडी आप लोग बनाएंगे कम से कम 5 एरिया में एक्सपर्टीज होनी चाहिए जो भी इसके मेंबर होंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि बस आप लोगों को बोल दे, जैसे आप आज के में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहां पर हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, इसी के साथ में एथिक्स पढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एक टीचर है, टीचर क्या कर रहा है, वो एक टीचर जो है वो है बेसिकली करंट अफेयर का टीचर, या फिर वो टीचर जो है वो आप लोगों को मान लीजिए वो हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ठीक है।
अब मान लीजिए ये टीचर एग्जाम देने जा रहा है, तो ये टीचर जो है वो एक्सपर्ट है किसमें, करंट अफेयर में और हिस्ट्री में, ठीक है। पर लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग सब एरिया में थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों ने कर रखा है चीजें। अब ये इंसान जो है मान लीजिए आप लोगों को जो पढ़ा रहा है, जो टीचर है, वो पर्टिकुलर कुछ एरिया में काफी अच्छा होगा, पर लेकिन उसकी जो चीजें हैं, जिस तरीके से वो एज ए टीचिंग लेके चल रहा है, दूसरे एरिया पर हो सकता है वो टच ना करे। ठीक है। तो यहां पर ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, जैसे आज के डेट में आप लोग देखें यहां पर कि मुद्दा यहां पर ये हो गया कि एक तरीके से एक एरिया में ऐसा है कि एक इंसान एक्सपर्ट है और बाकी दूसरे एरिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिसको थोड़ा थोड़ा सारा आता है। तो जो थोड़ा थोड़ा सारा आता है वो सारा जीत जाएगा, और जो एक्सपर्ट है यहां पर कुछ एरिया में, वो एक्सपर्ट है यहां पर, फिर भी वो यहां पर रह जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे जो उस एक्सपर्ट ने टच ही नहीं किए होंगे। और चलो एक बार को पढ़ भी लिया सारे एरिया, तो हो सकता है उसके पास में इतना टाइम ना हो कि वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। यहां पर ये चीज आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसलिए बोला गया कि सब फील्ड में थोड़ी थोड़ी सी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो ये मुद्दा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि आज की डेट में अगर आप लोग एग्जाम को लेकर चलना है तो सारी चीजों को कवर करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि बस एक दो सब्जेक्ट को पूरा कर लिया और बाकी को साइड में रख दिया। हो सकता है क्वेश्चन उससे आ जाए जो आप लोगों ने यहां पर पढ़ ही नहीं रखा है, फिर बोलोगे यार बिल्कुल कहानी खराब होगी, तो वो वाली काम आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। नॉर्मली इससे मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर मैं कभी भी आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या है, बताइए चलिए कमेंट बॉक्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या है। तो वो आप लोग को अपने आप से ही देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग उसको इग्नोर किए बैठे रहते हैं, ठीक है। वो एग्जाम में सिलेक्शन कराने का काम करते हैं। दो पेपर इतने खतरनाक हैं, दो क्या तीन बोलूंगा, ऑप्शनल हो गया, एथिक्स हो गया, ठीक है, जो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इसी के साथ में जो एस्से हो गया यहाँ पर, ये ऐसे हैं जो कि नहीं कहते कि मेक और ब्रेक करने का काम करते हैं। तो ये दिक्कत है आप लोगों को देखने को मिलती है और इनको हम लोग इग्नोर किए करे बैठ रहे थे कई बार। तो इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में क्या मुद्दा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बोला यह गया कि कम से कम 1 मीटिंग होनी चाहिए पर ईयर, यानी कि साल में कम से कम 1 मीटिंग होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ये ग्रुप बनाया जिसका नाम है NITAG, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन अगर करने की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर बेसिकली एजेंडा और बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रखने पड़ेंगे एटलीस्ट 1 वीक प्रीवियर, यानी कि कल को अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है कोई एजेंडे का और मीटिंग आप लोग करनी है, मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूँ कि कल को हम लोग को आना है और एक मीटिंग करनी है, तो उस मीटिंग में मैं आप लोग को एक हफ्ते पहले बता दूंगा क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोग उसके लिए कुछ ना कुछ अपना चीजों को तैयार कर आए और उसके लेवल पर हम लोग आकर अच्छे से बातें कर सकें। तो ये काम भी आप लोग करना पड़ेगा। इसी के साथ में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी कई बार बोलता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बंदा जो है वो आज के डेट में एक तरीके से चीफ मिनिस्टर बन गया, ठीक है, अब वो चीफ मिनिस्टर बन गया, अब वहां पर आज के डेट में उसके दोस्त आ रहे हैं, उनको चाहिए यार सारा जो भी जो उन्हें आसपास वाले एरिया में जो भी टेंडर निकल है वो सारे उनको मिल जाए। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से वो टेंडर देगा, अपने दोस्तों को दे रहा है तो अपने इंटरेस्ट के लोगों को दे रहा है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। या फिर आप लोग बोले कि इंसान जो है जज बना बैठा है, ठीक है, केस आगे यहाँ पर एक ऐसी चीज का जिसमें उसका भी इंटरेस्ट है थोड़ा सा, यानी कि केस ऐसा आगे एक जमीन के बारे में, उस जमीन में उसने भी उसका भी शेयर है वहां पर वो, और वही जज बैठा है, वो तो अपने फेवर में डिसीजन देगा। तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होना चाहिए उस पर भी ध्यान देकर आप लोग को चलना पड़ेगा। ये 6 क्राइटेरिया फॉलो कर आप लोगों को यहाँ पर ये बॉडी बनानी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर बोली किसके द्वारा गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सोचो अब ये जो बॉडी आएगी यहाँ पर ये कितने शानदार तरीके से काम करेगी, कोई भी गलत चीजें इस बॉडी के अंदर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है, अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर चीजों को समझ के चलोगे कि जनवरी 2020 बोला गया था यहाँ पर 151 कंट्री जो है यहाँ पर ये रिपोर्ट कर चुकी थी कि यहाँ पर NITAG जो है, और 134 कंट्री ऐसी हैं जो कि यहाँ पर ऑल 6 फंक्शनल क्राइटेरिया जो है वो फॉलो कर चुकी हैं। तो ये बातें बोली जा रही है। 85% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो आज के डेट में सर्व की जा रही है NITAG के द्वारा, यानी कि इस ग्रुप के द्वारा लगभग वर्ल्ड की 85% पॉपुलेशन इसके कंट्रोल में आ गई है। 52% इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू 2010 के, यानी कि अभी इंक्रीमेंट भी अच्छा हो रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया इस बॉडी के बारे में, कल को क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, इसलिए मैंने पूरे डिटेल में आप लोगों को बता दिया, अंदर घुस घुस कर आप लोगों को पढ़ा दिया। आप लोगों को इसके बारे में अब पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो यार आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में सारी चीजें आप लोग की ओपन है, बेसिकली अच्छे से आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ऐसा नहीं कि मुझे ही आंसर देने, एक दूसरे को भी आप लोग आंसर दे सकते हो, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है। पीडीएफ सारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक उन्हें ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इसी के साथ में 2 क्वेश्चन भी पोस्ट करूंगा, उनको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। जो खासकर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो कम से कम अटेम्प्ट करिएगा ही करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर सारी चीजें मिल जाएंगी।